Hello students, welcome back to our online classes. I, Mrs. Jaya, your Hindi teacher. So students, today in this video we are going to discuss chapter number 14 of our Rachna Prasoon book. So let us start. पाठ 14 विराम चिन्ह। बच्चों, विराम का अर्थ होता है ठहरना या विश्राम लेना। भाषा में भावों को समुचित रूप से व्यक्त करने के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता है। लिखते समय इस रुकावट को व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। इन चिन्हों के प्रयोग से भाषा का रूप तो निखरता ही है, साथ ही वह स्पष्ट भी हो जाती है। तो बेटा सबसे पहले विराम होता क्या है? तो विराम का अर्थ है ठहरना या विश्राम लेना। यानी अगर हम कोई भी वाक्य बोल रहे हैं तो उसको बोलने का जो तरीका है उसमें कहीं कहीं हम कुछ रुकावट लेते हैं, जिससे कि सामने वाले को जो हम कहना चाह रहे हैं उस वाक्य का भाव अच्छे से समझ में आ जाता है। तो अपनी बात को सामने वाले को सही ढंग से समझाने के लिए हम वाक्यों में कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि भाषा का रूप निखरता है। तो व्याकरण में रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने वाले संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे अब एक उदाहरण है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हमने यहाँ पे क्या लगाया? अल्प विराम, कॉमा, इसको बोलते हैं हम अल्प विराम। और उसके बाद हमने उद्धरण चिन्ह लगाए, इन्वर्टेड कॉमास, इसको हम उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। आराम हराम है। उसके बाद हमने क्या लगाया? पूर्ण विराम, और उद्धरण चिन्ह को बंद कर दिया। तो इस वाक्य में हमने जो अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह और पूर्ण विराम का प्रयोग किया है, ये सभी हमारे विराम चिन्ह हैं। नाउ हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य विराम चिन्ह। तो बेटा हम हिंदी भाषा में अनेक प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो कुछ मुख्य जो विराम चिन्ह हैं हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहला है पूर्ण विराम, और आपको यहाँ पर इसको ब्रैकेट में इसका चिन्ह दे रखा है। पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है? वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा कोई भी अगर साधारण सा वाक्य है, उसके समाप्त होने पर हम आखिर में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। तो जब भी वाक्य के समाप्त होने पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे आज हृदय कुछ अशांत है। तो यहाँ पर हमने पूर्ण विराम, हमारा वाक्य पूरा हो गया तो हमने वाक्य के आखिर में पूर्ण विराम लगा दिया। यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि प्रश्नवाचक वाक्यों में पूर्ण विराम नहीं लगता। तो जो भी वाक्य अगर वो प्रश्न से संबंधित हैं तो ऐसे वाक्यों में हम पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करते। बाकी अन्य सभी वाक्यों में हम पूर्ण विराम लगाते हैं। नाउ बेटा सेकंड है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम, ये आपका ब्रैकेट में इसका साइन दे रखा है, कॉमा। पढ़ते समय थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। तो जब भी हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, हम बीच बीच में थोड़ी सी रुकावट लेते हैं। तो इस थोड़े से समय के लिए जो हम रुकते हैं, यहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, बाजार से मुझे कुछ किताबें, कपड़े व जूते खरीदने हैं। तो अब यहाँ पे हमने किताबें के बाद हमने थोड़ा सा यहाँ पर रुकावट ली और उसके बाद लिखा कपड़े व जूते।
जिससे कि सामने वाले को हमारी बात का अर्थ अच्छे से समझ में आ जाए। बाजार से मुझे कुछ किताबें, कपड़े व जूते खरीदने हैं। तो अगर हम किसी भी वाक्य को बिल्कुल एकदम फटाफट से पढ़ लेते हैं बिना किसी रुकावट के, तो वो वाक्य का रूप सही नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर वाक्य है, अनीता तो लेटते ही सो गई पर प्रिया जाग रही थी। तो ये कोई भी वाक्य हो, अगर उसमें हम रुकावट लाते हैं तो वो वाक्य को सामने वाले को ज्यादा प्रभावशाली तरीके से समझ में आता है। ठीक है, नाउ बेटा थर्ड उदाहरण, हमने मुंह हाथ धोया, थोड़ा विश्राम किया, फिर घूमने निकले। तो जब हम किसी भी वाक्य में थोड़े से समय के लिए रुकते हैं, रुकावट लेते हैं, तो वहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। नाउ बेटा थर्ड वन, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक का ये चिन्ह आपको ब्रैकेट में गिवन है। ठीक है, नाउ जहां कोई प्रश्न पूछा जाए वहां वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे गोदान के लेखक कौन थे। तो बेटा जिन भी वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो ऐसे वाक्यों में हम आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, वंदे मातरम के गीतकार का क्या नाम है। तो इस वाक्य में एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हम इसके आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नाउ बेटा नंबर 4, उद्धरण चिन्ह। ये ब्रैकेट में आपको इसका चिन्ह दे रखा है। किसी वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे बापू ने कहा, अहिंसा का पालन करो। सेकंड, मरते समय उनके मुख से निकला, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण करे। तो बेटा कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में हम चाहते हैं कि जैसे वक्ता ने बोला, हम उस कथन को सेम एज इट इज, जैसे का तैसा, सेम टू सेम जैसा उसने बोला है, जब हम सामने वाले को वही चीज बताते हैं बिना उसमें कुछ भी चेंज करे, तो ऐसे वाक्यों में हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे बापू ने कहा, अहिंसा का पालन करो। तो हमने उनके कहे गए वाक्य को, कथन को सेम एज इट इज सामने वाले को बताया, तो हम उसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नाउ फिफ्थ वन, योजक। दो शब्दों को जोड़कर लिखते समय योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे इधर उधर मत घूमो, माता पिता की सेवा में सच्चा सुख है। तो बेटा योजक चिन्ह का प्रयोग हम किन्हीं भी दो शब्दों को जब हम जोड़कर लिखते हैं, माता पिता, दिन रात, इधर उधर, तो ऐसे शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नाउ बेटा सिक्स्थ वन, विस्मयादि बोधक। ये ब्रैकेट में आपको विस्मयादि बोधक का चिन्ह दे रखा है। भय, घृणा, शोक, हर्ष, आश्चर्य व संबोधन दर्शाने वाले शब्दों के साथ इसका प्रयोग होता है। जैसे, तो बेटा सबसे पहले विस्मयादि बोधक चिन्ह का हम प्रयोग कब करते हैं? हम अगर किसी भी वाक्य में कोई भी मन का भाव प्रकट हो रहा है, जैसे डर का भाव, घृणा का, शोक का, खुशी, आश्चर्य, तो ऐसे वाक्यों में हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, वाह, नथुलाल की मिठाई खाकर मजा आ गया। छी, ऐसी बात तुम्हारे मुख से कैसे निकली होगी। अरे, बरेली वाली
मामी जी आई हैं। ठीक है, तो इन तीनों वाक्यों में पहले वाक्य में खुशी का भाव प्रकट हो रहा है, दूसरे में घृणा का भाव प्रकट हो रहा है, तीसरे में आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है। तो अगर किसी भी वाक्य में हमारे मन के कुछ भाव प्रकट होते हैं तो ऐसे वाक्यों में हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नाउ नंबर 7, कोष्टक। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसे वाक्य में प्रयोग किया जाता है, जैसे बहुमूल्य धातुएं, सोना चांदी आदि, संभाल कर रखनी चाहिए। तो बेटा कोष्टक चिन्ह यानी ब्रैकेट्स, इनका यूज हम कब करते हैं? जब किसी भी शब्द के अर्थ को हम और ज्यादा तरीके से सामने वाले को समझाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा था बहुमूल्य धातुएं। अब यहाँ पर इसको और सरल तरीके से सामने वाले को स्पष्ट करने के लिए हमने इसको कोष्टक चिन्ह में लिख दिया, सोना चांदी आदि। मतलब हम इस प्रकार की धातुओं की बात कर रहे हैं, संभाल कर रखनी चाहिए। नेक्स्ट, शब्द दो प्रकार के होते हैं। जिससे सामने वाले को हमारे वाक्य का अर्थ और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आए तो हम कोष्टक चिन्ह में कुछ शब्द लिख देते हैं। जैसे शब्द दो प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार कौन से हैं? सार्थक, निरर्थक। तो हम कोष्टक में इसको लिख देते हैं। नाउ नंबर 8, लाघव चिन्ह। इसका चिन्ह आपको ब्रैकेट में गिवन है। शब्द को संक्षिप्त रूप देने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे डॉक्टर। तो बेटा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम उसका संक्षिप्त रूप, उसको छोटे रूप में पूरी स्पेलिंग ना लिखते हुए हम उसको उसके आगे लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर की पूरी स्पेलिंग लिखने के बजाय हमने यहाँ पे लाघव चिन्ह का प्रयोग कर लिया। तो डॉक्टर गोयल एक अच्छे इंसान हैं। तो किसी भी शब्द को संक्षिप्त रूप देने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेसर। गीता हमारे ही विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। तो प्रोफेसर को पूरा ना लिखते हुए हमने यहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है। नाउ स्मरण रखने योग्य बिंदु। तो अब पाठ को पढ़ने के बाद कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। पहली है, विराम का अर्थ होता है ठहरना या विश्राम लेना। नाउ सेकेंड वन, व्याकरण में रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने वाले संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। नाउ बेटा इन 8 चिन्ह के अलावा एक और विराम चिन्ह है, अर्धविराम। तो अर्धविराम क्या होता है? वाक्य में जहां थोड़ी देर के लिए रुकते हैं लेकिन वाक्य पूरा नहीं होता है, वहां अर्धविराम का चिन्ह, या आपको ब्रैकेट में इसका चिन्ह दे रखा है, लगाया जाता है। ठीक है? या जब एक वाक्य अनेक छोटे वाक्यों को मिलाकर बनता है तब उन छोटे वाक्यों के बीच में यह चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण, काम पूरा कर लो उसके बाद चले जाना। तो बेटा अर्धविराम कहाँ लगता है? जब हम छोटे छोटे वाक्य हमारा पूरा नहीं हुआ लेकिन छोटे छोटे वाक्यों को आपस में हम ज्वाइन करते हुए सामने वाले को बोलना चाहते हैं, तो वाक्य पूरा नहीं होता तो हम उसमें बीच में अर्धविराम लगाते हैं। वाक्य में जहां हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं लेकिन वाक्य पूरा नहीं हुआ हमारा, तो हम वहां पे अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे खाना तैयार है
अभी हमारा वाक्य जो हम बात सामने वाले को कहना चाहते हैं वो पूरी नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अर्ध विराम का प्रयोग किया है। खाना तैयार है, सब लोग आ जाओ। कोई भी रंग रूप से छोटा बड़ा नहीं होता, कर्मों से होता है। नेक्स्ट, सच तो सच है, झूठ कभी ज्यादा दिन नहीं चल सकता। Now beta explanation is over. Now we will do exercises. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति। तो हमारा पहला प्रश्न है, विराम का क्या अर्थ है? उत्तर, विराम का अर्थ होता है ठहरना या विश्राम लेना। प्रश्न 2, अल्प विराम और पूर्ण विराम में क्या अंतर है? उत्तर, अल्प विराम पढ़ते समय थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। नाउ प्रश्न 3, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? उत्तर, किसी वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। नाउ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? उत्तर, व्याकरण में रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने वाले संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। प्रश्न 2, योजक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? उत्तर, शब्दों को जोड़कर लिखते समय योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। प्रश्न 3, लाघव चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? उत्तर, शब्द को संक्षिप्त रूप देने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे, डॉक्टर गोयल एक अच्छे इंसान है। नाउ बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित कथनों पर सही अथवा गलत लगाइए। तो हमारा पहला वाक्य है, विराम का अर्थ होता है रुकना। सही। लाघव चिन्ह द्वारा दो शब्दों को जोड़ते हैं। गलत। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगता है। गलत। वाक्य समाप्त होने पर अल्प विराम लगता है। गलत। भाषा में विराम चिन्हों का विशेष महत्व है। सही। नाउ बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज, विराम चिन्ह के नाम को उसके सही संकेत से मिलाइए। तो बेटा यहाँ पर आपको विराम चिन्ह के नाम दे रखे हैं और आपको विराम चिन्ह राइट साइड में दे रखे हैं, आपको इनको मैच करने हैं। ठीक है, लाघव चिन्ह, योजक, विस्मयादि बोधक, कोष्टक चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक। अब बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। तो बेटा यहाँ पर वाक्यों में विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हमें इसमें उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्यों को दोबारा से लिखना है। तो हमारा पहला वाक्य है, वाह तुमने तो मेरे
मुंह की बात छीन ली। तो बेटा इसमें वह के बाद आपको विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाना है और वाक्य समाप्त होने पर आखिर में पूर्ण विराम लगाना है। नंबर 2, प्रभाकर, माधव और रजनीश दिल्ली गए हैं। तो बेटा प्रभाकर के बाद आपको अल्प विराम लगाना है और वाक्य के समाप्त होने पर आपको पूर्ण विराम लगाना है। नंबर 3, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये एक प्रश्न है, तो इसके आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। नंबर 4, पंडित रमाशंकर त्रिपाठी मेरे गुरु हैं। तो इसमें पंडित के आगे लाघव चिन्ह लगेगा। नाउ नंबर 5, मेरे पिताजी बोले मैं और तुम साथ चलेंगे। तो इस वाक्य में मेरे पिताजी बोले, बोले के बाद अल्प विराम और उसके बाद उद्धरण चिन्ह लगाना है और वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। नाउ बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। विराम का अर्थ होता है ठहरना, खाना, पीना, चलना। तो आपका सही उत्तर है ठहरना। नाउ बेटा नेक्स्ट वन, व्याकरण में रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने वाले संकेत चिन्हों को कहते हैं? पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक या विराम चिन्ह? तो इसका सही उत्तर है विराम चिन्ह। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, नीचे दिए गए वाक्यों में गलत विराम चिन्हों का प्रयोग हो गया है, ठीक विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो बेटा अब इन वाक्यों में यहाँ पे गलत विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, हमें इनको हटाकर सही विराम चिन्ह लिखते हुए वाक्यों को दोबारा लिखना है। तो हमारा पहला वाक्य है सुनो रुक जाओ। तो इस वाक्य में सुनो के बाद आपको अल्प विराम लगाना है और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पूर्ण विराम। नेक्स्ट है ऑफ बड़ी गर्मी है। ऑफ के बाद आपको विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाना है और आखिर में पूर्ण विराम। नेक्स्ट है क्या तुम कल मेरे साथ चलोगे? तो ये एक प्रश्न है, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह हटा देंगे इस वाक्य में से और आखिरी में पूर्ण विराम हटाकर प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट, क्या आप यहां रुकेंगे? इस वाक्य में आखिर से पूर्ण विराम हटाकर प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट वन, क्या तुम उसे जानते हो? इस वाक्य में पूर्ण विराम हटाकर प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी एक ही परिवार के सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू के बाद आपको अल्प विराम लगाना है और इंदिरा गांधी के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह को हटा देंगे और आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पूर्ण विराम लगेगा। नाउ लास्ट वन, बादल छाए वर्षा हुई। तो इसमें बादल छाए के बाद आपको पूर्ण विराम हटाकर अर्ध विराम लगाना है और आखिरी में पूर्ण विराम सेम रहेगा। नाउ बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नांकित विराम चिन्हों को प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाइए। तो बेटा अब यहाँ पर आपको कुछ विराम चिन्ह दे रखे हैं, इनका प्रयोग करते हुए आपको एक वाक्य बनाना है। तो पहला है अल्प विराम। तो इसका वाक्य है अनीता तो लेटते ही सो गई पर प्रिया जाग रही थी। नाउ नेक्स्ट प्रश्नवाचक चिन्ह, वंदे मातरम के गीतकार का क्या नाम है? नाउ बेटा थर्ड वन, अर्ध विराम। काम पूरा कर लो उसके बाद चले जाना। एंड बेटा लास्ट वन इज
विस्मयादि बोधक चिन्ह। अरे तुम आ भी गए। So now chapter is completed. So beta, you have to do question answers in your copy, and rest of the exercise you have to complete in your books. So thank you all.